ऐसा चैप्टर है 9th क्लास के आईसीएसई के स्टूडेंट्स का दिमाग खराब कर रखा उस चैप्टर ने और डरा के रख रखा है मेरे क्यूटी बीडूज को। भैया वो कौन सा चैप्टर है? वो है ट्राइंगल्स। और आज उसी चैप्टर का डर खत्म करने और उसी चैप्टर पे मास्टर करने, कमांड करने के लिए मैं आ गई हूँ। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बीडू लोगों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। अच्छा भैया जी, ये एक नॉर्मल वन शॉट नहीं होने वाला, ये एक ऐसा वन शॉट होगा जिसको हम घंटे में नहीं मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। और दूसरा, ऐसा नहीं कि घास काटूंगी कि अच्छा भाई ठीक है थोड़ा छोड़ दिया फिर पढ़ा दिया, नहीं, बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक एक एक चीज आपका कोर्स का कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भैया जी, ट्राइंगल्स क्या होते हैं? तो व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसके 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टिसेस होती हैं। 3 साइड्स होती हैं, गेटिंग माय पॉइंट? 3 साइड्स होती हैं, 3 आपके क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स होते हैं। तो इसके कितने हो गए? 9 बच्चे हो गए, है ना भाई, 9 चीजें हो गई इसकी। अब आते हैं ट्राइंगल के टाइप्स पर। हम कभी भी कहीं जाते हैं, कहीं देखते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं तो पता चलता है कि उसके इतने बच्चे हैं। तो ऐसे ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स है? हमें आज तक लगता था सिर्फ 3 टाइप्स है, नहीं, ट्राइंगल 6 टाइप्स के होते हैं। साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड एंगल्स के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो पहले साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल्स देखते हैं, अपन पढ़ के आ रखे हैं सब चीजें। अगर किसी ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल है, 5 5 5, तो उस टाइप ऑफ ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल या इक्वी एंगुलर, क्योंकि उसके अगर सारी साइड्स इक्वल है तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। सारे मतलब 3, अगर 4 एंगल हो गए तो वो ट्राइंगल नहीं, वो कुछ और कहलाएगा, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे, और 2 साइड्स इक्वल है तो 2 एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड ही डिफरेंट होगी, 5 6 7, एक की 5 सेंटीमीटर एक साइड, फिर 6 फिर 7, तो भैया जी ये तो आपकी क्या हो गई? स्केलेन ट्राइंगल। और साइड्स के बेसिस पे ये आपके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हुए। अब एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल में सारे ही एंगल एक्यूट है, सारे एंगल एक्यूट मतलब 90 से छोटे तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया, बचे हुए 2 से मतलब नहीं, एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। 2 एंगल ऑब्ट्यूज होंगे तो ऐसा कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई एक राइट एंगल हो गया, 90 हो गया, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि हम कभी भी कोई चीज हमारी, जैसे हमारे खुद की भी कुछ क्वालिटीज है ना भाई, ऐसे ट्राइंगल की भी कुछ क्वालिटीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे मेन प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल की होती है वो ये होती है कि जो ट्राइंगल के सारे साइड्स होते हैं ना, जो सारे एंगल्स होते हैं इंटीरियर अंदर के 3 ही है, इन तीनों का सम 180 के बराबर होगा, ना 180 से कम, ना 180 से ज्यादा, ना 180 से कम। अगर 180 से ज्यादा हो गया तो कोई ट्राइंगल ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या 180 से जस्ट ऐसा भी नहीं कि मैम क्या 179 हो सकता है, नहीं बेटा अपन बारात में नहीं आए हैं। तो भैया जी सारे अंदर के एंगल्स का सम 80 ही होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल कहलाएगा। सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये कहती है भैया जी, ये कहती है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये होता है राजा। ये कहता है कि मैं अंदर के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम की इक्वल होऊंगा। मतलब ऑपोजिट, जैसे आप ये मानोगे ये भी तो इंटीरियर एंगल है मैम अंदर का, ये भी तो इंटीरियर है, लेकिन ये इससे सटके है, ये इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। एडजेसेंट की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है मैं ऑपोजिट में खेलूंगा, जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होगा। मतलब अगर ये 50 है और ये 60 है तो फॉर श्योर ये बाहर वाला एंगल 110 हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल। अब आते हैं ट्राइंगल में सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने यहाँ पे भी घासी काटी, मैंने आपको ऐसे, चलो कॉन्ग्रुएंसी से पढ़ते हैं। अब मीडियन एंड एल्टीट्यूड, वो भी अगर कोई चीज आपको डिफरेंशिएट करके पढ़ाई जाए कि अच्छा भाई ये म्यूजिशियन है, ये डॉक्टर है, डॉक्टर की एक खासियत होती है, म्यूजिशियन की एक खासियत होती है, तो कितना अच्छे से आपको समझ में आए, तब हम मीडियन और एल्टीट्यूड को डिफरेंशिएट करके समझाती हूँ। देखो भाई, मीडियन एक सिंपल भाषा पे चलती है। मीडियन ये कहती है कि मैं एक ट्राइंगल के अंदर जब आऊंगी तो उसे इक्वल पार्ट्स में बांटूंगी, इक्वल एरिया में बांट दूंगी, और जिस भी लाइन पर गिरूंगी उस लाइन को इक्वल पार्ट्स में बांट दूंगी। इससे यह भी प्रतीत होता है आप कोई भी चीज को बांटोगे तो उसे अंदर से काटना पड़ेगा। तो मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगी। अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड का ऐसा कुछ नहीं होता। एल्टीट्यूड जिस भी पॉइंट से गिरती है, जैसे मान लो ये मीडियन है, अब ये गिर रही है, अब ये इधर जिस साइड पर गिर रही है उसको इक्वल पार्ट में बांटा, है ना। ऐसे ही मीडियन जब एल्टीट्यूड की बात होती है, वो जिस साइड पर गिरती है वो इक्वल पार्ट में नहीं बांटती, वो 90 डिग्री बनाती है, वो 90 डिग्री बनाती है। एल्टीट्यूड और 90 डिग्री का चड्डी बड्डी यार होते हैं। एल्टीट्यूड का दूसरा वर्ड हाइट भी होता है।
आपको अगर हाइट वर्ड बोलते तो डरना नहीं है अपने को, बात एक होती है, मतलब 90 डिग्री बना रही है, मतलब वो इक्वल पार्ट में बांटेगी नहीं। और इसीलिए एल्टीट्यूड की खासियत ही होती है कि वो बाहर भी लाई कर सकती है, अंदर भी। भाई किसी की हाइट है, अब कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइट हमेशा बाहर से नपती है, क्योंकि उसको सीधा, अब मेरी हाइट नापने के लिए मुझे सीधा ही खड़ा होना पड़ेगा, खसमण उखाने गिरता रहता है जब देखो, मुझे सीधा ही तो खड़ा होना पड़ेगा। और ये तो टूट ही गया, कोई बात नहीं, हाँ हो गया इसका तो कोई बात नहीं, जुड़ गया। तो भैया जी क्या बोला अपन ने, एंगल हमेशा ट्राइंगल के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, और साइड पे भी लाई कर सकती है, ऑन द पेरिफेरी। पर मीडियन का है कि वो हमेशा अंदर ही लाई करेगी। तो मीडियन क्या होती है, ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में बांटती है, मिड पॉइंट, लेकिन ये इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटती है, राइट एंगल बनाती है जिस साइड पर गिर रही होती है ना भाई। और हमेशा एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर, अंदर और सरफेस कहीं पे भी लाई कर सकती है, लेकिन मीडियन हमेशा अंदर ही लाई करेगी। अच्छा, एक ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, 3 होते हैं। तो इसका मतलब किसी भी ट्राइंगल की कितनी मीडियन बन सकती है, अपने 3 पॉइंट से वो 3 मीडियन बना सकता है। और इसका मतलब मान लो ये एक मेरी मीडियन है, एक मीडियन ये बन गई इसकी, सुनिएगा जरा ध्यान से, एक मीडियन ये बन गई, एक मीडियन ये, और तीनों मीडियन कहीं ना कहीं मिलेगी, और जिस पॉइंट पर तीनों मीडियंस मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है भैया जी, इसी का अलग से थोड़ा सा कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 10th क्लास में आएगा। अब आते हैं आपके, अगर ऐसा ही एल्टीट्यूड में हो जाए कि भैया जी एल्टीट्यूड में, भाई एल्टीट्यूड भी तो ट्राइंगल का ही पार्ट है, और ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं, तो अगर उसके 3 एल्टीट्यूड्स बन जाए और तीनों किसी पॉइंट पर मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बेटा जी ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी बस, कि भाई मीडियन किसी भी ट्राइंगल के साइड पर जो गिरती है उसे इक्वल पार्ट्स में बांटती है, और एल्टीट्यूड इक्वल पार्ट्स में नहीं 90 डिग्री में बांटती है। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अभी हमने ट्राइंगल्स पढ़ा, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, चीजें पढ़ी, अब पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अब सिंपल, पहले भूल जाओ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, पहले कॉन्ग्रुएंसी समझो। भैया जी देखो भाई, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिंपल सटीक भाषा में अगर मैं देखूं, इसका अपन साइज देखते हैं। अब आप इधर देखिएगा, जैसे आपके सामने ये 2 बुक्स हैं, ठीक है। अब मैं इन बुक्स को ऐसे ओवरलैप कर दूंगी, देखो एक बिल्कुल ओवरलैप है, क्यों पता है क्यों, क्योंकि इन बुक्स का शेप तो सेम है ही, दोनों आपकी देखेंगे रेक्टेंगुलर दिख रही है आपको, अगर देखा जाए तो सामने से है तो क्यूबॉइड है, लेकिन है रेक्टेंगुलर, सामने से देखने में रेक्टेंगुलर प्लेन वाइज, और एक दूसरे को ओवरलैप करिए, मतलब इनका सेम है। और कॉन्ग्रुएंसी किसी भी फिगर की, नॉट इवन ओनली ट्राइंगल, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अगर मेरे हाथ की बात करूं तो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, मतलब मेरे दोनों हाथ क्या हो गए, मेरे दोनों हैंड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंसी की सिंपल भाषा में कहते हैं एग्जैक्टली इक्वल। एग्जैक्टली इक्वल मतलब उसका शेप तो इक्वल, शेप सेम होना, और शेप के साथ इंपॉर्टेंटली साइज भी इक्वल होना। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कोई भी फिगर तो वो इक्वल होगा। अगर स्क्वायर है, बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, अरे भाई शेप का ही क्राइटेरिया इसने फॉलो नहीं कर पाया, ये सर्कल एक स्क्वायर है। हाँ अगर मैं बोलूं ये सर्कल है और ये सर्कल है तो शेप तो इक्वल हो गया, लेकिन एक छोटू एक बड़ू है, एक बड़ा सर्कल हो गया, तो इसका मतलब इसका साइज अलग अलग हो गए, एक बड़ा एक छोटा, तब भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसका सिर्फ शेप मत देखो, साइज भी देखो। अगर ये एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, है ना भैया जी, और ये भी सर्कल 5 सेंटीमीटर का, तो यस शेप भी सेम और साइज भी सेम है, दोनों 5, ऐसा नहीं कि वो 5.1 हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्या था आपका, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ शेप, मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ फिगर, जो कि क्या होता है, शेप सेम और साइज होना। अब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल में, सिंपल क्या होता है कि सबसे पहले शेप होना, इसका मतलब 2 ट्राइंगल्स होने जरूरी है, और ट्राइंगल्स का भी साइज सेम होना जरूरी है। साइज को कैसे पता करेंगे, साइज मतलब ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इक्वल होनी चाहिए, या एंगल्स इक्वल होने चाहिए साइड्स और एंगल पे। अच्छा साइज कैसे नापते हो, साइज या तो आप सेंटीमीटर मीटर में कुछ साइड्स को नाप के करते हो साइज को, या एंगल्स के बेसिस पे अपन साइज नापते हैं, या आप, अच्छा भाई और कैसे कॉन्ग्रुएंसी देखी जा सकती है, कॉन्ग्रुएंसी ओवरलैप करके देखी जा सकती है, कॉन्ग्रुएंसी टर्न करके देख सकते कर दूं, रोटेट कर दूं, फ्लिप कर दूं, क्या इनका शेप या साइज कुछ बदलेगा, कलर की बात नहीं हो रही है, कलर पे मत आइए, है ना भाई, कुछ साइज बदलेगा क्या, शेप बदलेगा क्या। अगर मैं इन दोनों बुक्स को ऐसे टर्न करके बोलूं, अच्छा भाई अब बताओ क्या ये शेप सेम है कि अलग है, अरे भाई तब भी साइज तो सेम ही है दोनों का, तब भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है ना बेटा, वो चलती है 6 चीजों पे। किसी भी ट्रायंगल को, अब देखो भाई सारा काम चलेगा, अदालत प्रूफ मांगती है, अदालत बोलती है भैया जी मुजरिम है या नहीं है, हम नहीं,
until proven guilty वाली चीज पे चलता है कि जब तक आप सबूत नहीं लाएंगे नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि आप सबूत दे। सबूत मतलब कि आपको एक ट्राइंगल, सबूत में 6 चीजें आती है कि आपको इस ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड्स की इक्वल करनी, जैसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल, है ना भाई। कॉरस्पॉन्डिंग की भाई जैसे ए बी है और पी क्यू है, तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो पी क्यू ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ही ए बी एंगल है, उसके 3 एंगल्स इस वाले ट्राइंगल की 3 आप करने हैं, इसका मतलब 3 साइड, तो आपकी 3 साइड्स का हो गया और 3 एंगल्स का हो गया। तो 6 चीजें अगर आपकी इक्वल होती है किसी ट्राइंगल की तो वो कॉन्ग्रेंट होगा। अच्छा, कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है, ये होता है इक्वल टू पे एस, भैया आराम कर रहे होते हैं, लेटा हुआ एस। तो भैया जी शेप तो सेम दिख गया, ट्राइंगल है, साइज सेम करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स का यूज करना पड़ेगा। दैट इज ए बी सी इन पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट, दे हैव सेम एंगल्स, सेम मतलब इक्वल एंगल्स एंड सेम साइड्स ऑफ द लेंथ। लेकिन क्या हुआ भाई, अब आप एक चीज बताओ, ये 6 चीजें, एग्जाम होता है हमारा कितना भाई 2.5 घंटे का पेपर होता है हमारा, है ना। अब उसमें जब हम लिखने जाते हैं तो उसके अंदर हम 6 चीजें अगर एक ही क्वेश्चन में लिखने बैठ जाएं तो कितना टाइम लग जाए आपका, कितना जाए। इस 6 को डायरेक्टली कट शॉर्ट करके बोल दिया उन्होंने कि 3 में लिख दो। सिर्फ आप पर क्राइटेरिया वाइज कुछ कंडीशन रखी कि सिर्फ आप 3 चीजें भी लिख दोगे ना, कि भाई कोई भी तीन क्राइटेरिया कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो 3 लिख दिया आपने तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। मतलब उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज निकाले, उन्होंने ये 4 क्राइटेरियाज निकाले। उन्होंने 4 क्राइटेरियाज क्या निकाले, एक्चुअली में 5 निकाले। एक क्राइटेरिया क्या निकाला कि साइड, अगर साइड क्राइटेरिया मतलब रूल कि किसी भी एक ट्राइंगल का जो साइड है, मतलब सारी साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो जाए, या साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या आरएचएस। लेकिन इसके अलावा नहीं। क्या एंगल हो सकता है? नहीं, अपनी मर्जी नहीं चलानी, क्राइटेरिया है। अच्छा, इस पे कभी और ज्यादा डीप, क्योंकि बेटा अगर सेम एंगल हो हैं तो शेप फिर भी बदल सकता, बड़ा छोटा हो सकता है एंगल्स इक्वल होने के बाद भी, इसलिए एंगल क्राइटेरिया नहीं एग्जिस्ट करता। साइड एंगल साइड हो सकता है लेकिन साइड एंगल भी नहीं हो सकता। तो अपन बारात में नहीं आए कि अपनी मर्जी से कोई क्राइटेरिया क्रिएट कर लें। इन्हीं 5 क्राइटेरिया को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। पहला क्राइटेरिया साइड, थोड़ा जल्दी चलेंगे। साइड क्राइटेरिया कहता है कि देखो भाई, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हो, तीनों साइड्स के बराबर हो। मतलब सिंपल एंगल में ऐसे समझोगे आप तो सिंपल डायग्राम से समझो, डायग्राम से समझना सीखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखना सीखो। अच्छा, लिखने का कैसे लिखना क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता दूंगी। अब बात करते, देखो भाई, इसमें ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए बराबर है, तो हो गई ना 3 साइड उस 3 के इक्वल। तो उसके बाद ट्राइंगल को अपन क्या कर देंगे कि भैया जी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय सीपीसीटी, बाय साइड सीपीसीटी। आप समझाते क्या होती है। फिर होता है आपका दूसरा क्राइटेरिया था साइड एंगल साइड। अब देखो कंडीशन ये है कि 2 साइड और 1 एंगल, लेकिन हम ना तो भंडारे में आए हैं ना सत्संग में आए हैं भाई। इधर जो दो साइड है ना और जो एंगल है, आपने देखा एंगल 2 साइड के बीच में, तो डायग्राम में भी एंगल 2 साइड्स के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि 3 चीजें चाहिए, 2 साइड चाहिए, 1 एंगल चाहिए। तो ऐसा नहीं एंगल कहीं पे भी हो जाए। अगर मान लो ए बी पी क्यू के इक्वल है ना भाई, और ए सी पी आर के इक्वल है, तो एंगल आपका ए ही, ऐसा नहीं है इधर ए एंगल, 2 साइड्स के बीच में ही एंगल होना चाहिए, कहीं और एंगल नहीं होना चाहिए, वरना क्राइटेरिया ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो 2 साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कोई बात नहीं। जैसे अब इसमें एग्जांपल देखो कि इन्होंने ये साइड ली है कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल देखो बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऐसे ही सिमिलरली एंगल, अब 2 एंगल एक साइड आ गई, लेकिन फिर से साइड बीच में आई है। 2 एंगल्स के बीच में, जैसे मान लो एक एंगल है और ये साइड है इधर इसकी, है ना भाई। इसको देखो, अब आप इसको समझो, डायग्राम से समझते हैं कि भाई ये एंगल बी क्यू के बराबर है ना भाई। ये जो एंगल बी है ये किसके, क्यू के बराबर है, और जो एंगल सी है ये आर के बराबर है। और इन दोनों एंगल्स के बीच में, अब आप बोलोगे मैम क्या मैं ए बी ले लूं, अरे इन दोनों के बीच में ए बी आ रही है, बीच में बी सी आ रही है। इन दोनों के बीच में इधर एक एंगल इधर एक एंगल, बीच में तो बी सी आ रही है ना, तो बी सी और इसके बीच में क्यू आर आ रहा है, तो बी सी और क्यू आर इक्वल हो जाएगी, तो एंगल साइड एंगल लग जाएगा। लेकिन इसमें एक हमको थोड़ी छूट है कि मान लो एक एंगल
एक एंगल ये ले लिया और ये साइड ले ली, मतलब उन्होंने बोला एक एंगल ये साइड ले ली, ऐसे ही एक एंगल और दूसरी साइड ले ली, कोई भी दूसरी साइड ले लो। तो ऐसा तो मैम ये तो एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल तो नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड क्राइटेरिया। इसका मतलब ये एक नया क्राइटेरिया हो सकता है। मतलब एंगल साइड क्राइटेरिया, मतलब अगर आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं और साइड बीच में नहीं मिल पा रही, बाय चांस कहीं साइड में ही साइड मिल रही है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उसके लिए एक नया क्राइटेरिया है, क्योंकि ऐसा क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है। अच्छा भाई, अब एक और आपका सबसे मेन क्राइटेरिया RHS, जो सबसे ज्यादा डराता है आपको, दैट इज देखो R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, मतलब भैया जी 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री तो आएगा। H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, मतलब किसी एक ट्राइंगल में राइट एंगल होना जरूरी है, दूसरे में भी राइट एंगल होना जरूरी है। उसके बाद उसी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर होनी चाहिए, और कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर बेस में से दूसरे वाले के परपेंडिकुलर बेस में से इक्वल होनी चाहिए। अब बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, जैसे उसने 90 डिग्री देखा, वो आगे पीछे देखता ही नहीं है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही है, साइड हो नहीं रही है, RHS लगा के आ जाता है। अरे मेरे बच्चे, पहले देखो कि RHS के लिए तीनों है क्या। ये सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा RHS को लेकर करता है कि देखो RHS कहता है R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल 90 डिग्री, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर कोई भी साइड। तो भैया देखो BC के बराबर होगा, और AC और PR इक्वल नहीं हो रहे, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी क्राइटेरिया लग रहा है, पर RHS तो नहीं लगेगा, क्योंकि AC और PR इसमें हाइपोटेन्यूज है। RHS के लिए 90 हाइपोटेन्यूज और कोई साइड होनी, कभी कभी क्या होता है 90 हाइपोटेन्यूज देखकर कोई तो बच्चा 90 हाइपोटेन्यूज देखकर भी RHS लगा देता है। नहीं बेटा, RHS के लिए पूरा तीनों चीजें देखो, और देखो कोई भी साइड है, देखो भाई इसके अंदर बेस के बराबर हो गया है ना भाई, ऐसे सिंपल रखना है सिस्टम। अब आते हैं CPCT क्या होता है। अब देखो हमने क्या बोला, इक्वल होनी चाहिए, हमने बोला चलो 3 है, तो बची हुई 3 कहाँ गई, बची हुई 3 दहेज में चले गई, है ना भाई। मैं दहेज प्रथा के नहीं, मैं शादी के भी खिलाफ हूँ, लेकिन आपको रिलेटिविटी के लिए समझा रही हूँ, सिंपल सटीक भाषा में अगर अपन समझे तो भैया CPCT कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब क्या है, मतलब ये है दहेज की कि अगर साइड क्राइटेरिया मान लीजिए उससे कोई 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, तो बची हुई 3 जो एंगल्स थे वो भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बची हुई 3 चीजें अपने आप हो जाएगी, अपने आप। जैसे मान लो साइड एंगल साइड है, तो 2 साइड एक एंगल है, उससे हो गया, उससे आपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो बचा क्या, एक साइड और 2 एंगल इक्वल, अपने आप हो गए बाय CPCT। क्योंकि CPCT कहती है ट्राइंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कर दिए ना हमने कॉन्ग्रुएंट। अगर हमें पता है ये कॉन्ग्रुएंट है तो सब वैसे ही इक्वल होगा, सिंपल सटीक बात। तो ये होती है आपकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT कहा जाता है कि अगर भाई साइड एंगल साइड है तो अपने आप AC PR के इक्वल हो जाएगा, अपने आप C R के इक्वल हो जाएगा, अपने आप A एंगल P के अपने आप हो जाएगा। CPCT लिख देना, अपने आप मत लिखना, आगे CPCT लिखना। चलो भाई, अब बात पता है क्या है, यहां तक तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया। अब कंसेप्ट क्या क्या चाड़ डालेंगे टीचर जी, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कराओगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अच्छा, कंसेप्ट भी घास नहीं काटी है, एक एक चीज पढ़ाई है। मैं चाहती तो ऐसे क्राइटेरिया वो तीनों बस ऐसे फटाफट बता देती। अब आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे, बल्ले बल्ले तो चावा चावा, चैप्टर खत्म, है ना भैया जी। इन द गिवन फिगर AB, क्या AB और FE आपका इक्वल 90 डिग्री बना रही है। सबसे पहले लिखने का तरीका, सबसे पहले भाड़ में जान दो, पहले तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कैसे उठाओगे, क्वेश्चन रीड करोगे, डायग्राम बनाओगे, बनाया तो उस डायग्राम को पहले समझोगे, तो पहले क्वेश्चन को समझोगे, फिर डायग्राम से क्वेश्चन को समझोगे, थर्ड स्टेप गिवन और टू प्रूफ लिखोगे कि दे क्या रखा और निकालना क्या है। ये रिप्रेजेंटेशन में आ गया, इससे आपको भी थोड़ा सटीक एक्यूरेसी बढ़ गई। उसके बाद दिमाग में लेआउट बनाओगे, मुंह उठा के लिखना चालू हो गए, नहीं, सीधा उसमें आप क्या बनाओगे, लेआउट, कि अच्छा दिस वी हैव टू सॉल्व। एक आइटनरी सेट करते ट्रिप पर जाने से पहले, ऐसा क्वेश्चन की करेंगे भैया जी, पूरी फील्डिंग सेट करेंगे अपन क्वेश्चन की, कि लेआउट बनाएंगे, ऐसे करना है, ऐसे करेंगे, गिवन ये है, टू प्रूफ ये करना है, कैसे करेंगे पूरा दिमाग में। उसके बाद पेन उठा के लिखना स्टार्ट करेंगे। ये आपका तरीका होना चाहिए किसी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने का, एज सिंपल एज दैट। अब इधर आपको पता है 3 चीजें गिवन है कि AB B के पैरेलल है, तो फॉर श्योर एंगल भी 90 होगा, फॉर श्योर एंगल E भी 90 होगा, क्योंकि EF भी B के पैरेलल है। दूसरा उन्होंने बोल दिया है कि AB जो है वो EF के बराबर है, तीसरी चीज गिवन होगी। चौथी EC है और ED है, ये इक्वल है। अब ये सब चीजें सबसे
लिख दो, ये लिख दो, ये सब लिख दो, जितना आप लिख सकते हो सब कुछ। अब बोला क्या है कि यार कुछ ना कुछ तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का मेल मिलाप बन रहा है। अगर मैं दोनों ट्राइंगल में और जिसमें आधी ज्यादा चीजें गिवन है, तो इस ट्राइंगल को सबसे पहले अलग अलग बना लो और नामकरण दे दो ए बी डी। और अच्छा, अलग अलग बनाने से क्या होगा, आपको तो आसानी हो गई और टीचर जो 7वें आसमान पे होंगे, भैया अलग अलग डायग्राम बना के बच्चा बता रहा है, मजे आ गए। FEC, अब इसमें आपको पता है कि AB किसके बराबर है, FE के, BE के बराबर है 90 डिग्री। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि BC गिवन है DE के, हमें BD चाहिए है ना, और इधर भी हमें DE के साथ ये चाहिए। इसका मतलब दोनों में ये CD परेशान कर रहा है और CD कॉमन भी है। एक काम करते हैं ना, हमें ये पूरा इक्वल चाहिए, ये पूरा चाहिए, और दोनों में ये परेशान कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि 20, अगर मैं सेम चीज ऐड कर रही हूं दोनों तरफ तो मेरी मर्जी चला रही हूं, पर ऐसी मर्जी चलाने की छूट हमें मैच में दी जाती है। तो भैया जी CD CD दो तरफ जोड़ दिया तो BC में CD जुड़ा तो ये BD हो गया, जो कि मुझे चाहिए था। और ऐसे ही DE में भी CD जुड़ गया, DE में भी CD जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका CE हो गया, जो कि मुझे चाहिए था। तो भाई 3 साइड। अब ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल मेरे ABD क्या हो गया भैया जी, ये देखेंगे ABD और FEC क्या हो गया। अब ABD अब नामकरण और FEC ऑप्शन C से मेरे क्यूटीज आंसर हो गया इसका। ऐसे नहीं बारात में अपन कोई भी नाम चलेगा, हो गया आपके कॉन्ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना हमें अच्छे से आना चाहिए। क्या बोला सुनना, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर मतलब जो भी लाइन है वो 90 डिग्री बनाएगी और बाइसेक्ट भी करेगी, मतलब जिस भी लाइन पर, मतलब वो एज एन तो पढ़ा के आई हूं, डॉट से डॉट जोड़ना सीखो। वो एज एन एल्टीट्यूड भी एक्ट कर रही है ना, एज करेगी। मीडियन क्यों, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही है, और एल्टीट्यूड क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर AB मीट एट I। अच्छा ओके, ऑफ ट्राइंगल्स, अच्छा ट्राइंगल की सारी जो साइड्स हैं वो क्या है, सारी कि भैया जी अधूरा है कि भाई ABC, तो भैया 1 2 3 सारी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो मीट कर रही है I पर। इसका मतलब ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड सब आ गया इसके अंदर। अब आपको बोला क्या है, आपको प्रूफ ये करना है IAI ये और ये तीनों साइड्स को आपको इक्वल करना है। अब लेआउट बनाते हैं, भाड़ में जान दो, अभी पहले कैसे करना है ये नहीं देखना। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे कि भाई साइड्स इक्वल है 90 डिग्री। अब बहुत सारा गिवन है, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा लिख देना गिवन। अब इसका लेआउट बताती हूँ, करेंगे कैसे, डायरेक्ट करना स्टार्ट करा दूं, नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी। तो इससे सीपीसीटी से मुझे ये और ये साइड मिल जाएगी, ऐसे ही और ये मिल जाएगी। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड तीनों हो गई ना, बीच की तीनों हो गई साइड्स मेरी इक्वल, खत्म बात। तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले मैं उठाऊंगी BID एंड CID, और उसमें मुझे पता है ID कॉमन है, ID तो सबसे पहले कॉमन है। उसके बाद सुनना ID कॉमन है, उसके बाद ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD और CD इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो जिस भी लाइन पे गिर रही है उसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो BD CD के बराबर होगा है। तो ये और ये 90 होगा, तो एंगल D 90 हो गया। तो क्या हो गया ये भैया जी, ये 90 है ना भैया जी, ये साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। CPCT से BI और CI इक्वल हो गया। अब सिमिलरली मैं ये वाला ट्राइंगल उठाऊंगी, ये और ये, इसमें भाई पता है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो भैया जी AEEC के बराबर होगा, है ना भाई। इसके अंदर ये रहा AECE के बराबर होगा, और IE कॉमन हो गया आपका, और E पर गिर रहा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा, तो परपेंडिकुलर है तो E 90 डिग्री होगा, तो साइड एंगल साइड से ये भी होगा। CPCT से अपने आप CPCT से इसमें ये भाई आपके जो CPCT से ये और ये साइड इक्वल हो गई। अब आपको पता है एक ये फर्स्ट हो गई, एक ये सेकंड हो गई, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तीनों इक्वल हो गए। I भाई I ये रहा IA IB IC, खत्म बात, एज सिंपल एज दैट। क्या यहां तक कोई बच्चा है जिसको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलो। मैं रिकॉर्डेड वीडियो में कैसे डाउट पूछ रहे हो आप, लाइव तो ले नहीं रहे हो बेटा। कमेंट सेक्शन है, बहुत तरीके होते हैं, टेलीग्राम है, उसको टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑल क्वेश्चंस, ओके। अब सुनिएगा, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराए और अब तीसरा क्वेश्चन मैं दे रही हूं आपको होमवर्क में।
ठीक है बच्चा पार्टी, ये तीसरा ये लाना है। अरे मैडम जी कैसे करेंगे? मैडम आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस करे। ये क्वेश्चंस करना, खुद के भी क्वेश्चंस करना। ये बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करना, क्योंकि सारा काम क्या मैं ही करूं, हैं जी। अब अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। मैंने आपको कहीं पे भी किसी भी जगह घास नहीं काटी, कोई बात नहीं, अपने क्वालिटी स्टडी करी, कम पढ़ा पर अच्छा पढ़ा। जैसे तो कम कुछ भी नहीं पढ़ा, घास तो नहीं कहीं काटी। मैंने व्हाट इज ट्राइंगल से स्टार्ट करा, से लेकर व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, या फिर सारे क्राइटेरिया एक एक करके समझाए। हमने 2 क्वेश्चंस भी करे और एक मैंने आपको होमवर्क में भी दिया है। दिस वाज ऑल अबाउट द होल चैप्टर। कहीं पे भी किसी बच्चे को फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है। आपको कौन से चैप्टर का नेक्स्ट वन शॉट चाहिए, इन मिनट्स आप बताइएगा। लाइव सेशन भी आपके लिए जल्दी जल्दी आएंगे। और वैसे नेक्स्ट सेशन का मैं नेक्स्ट जो मैं चैप्टर प्लान कर रही हूँ दैट इज स्टैटिस्टिक्स। अगर आप बोलेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का ले आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री का भी प्लान कर रही हूँ। और भी आपकी कोई मांग है कि मैम मुझे इस पे वीडियो चाहिए, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसी पे बनेगी। क्योंकि वीडियोस आपके लिए बनती है, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से वीडियो नहीं बना रहे, आपके लिए बना रहे हैं। आई होप आपको ट्राइंगल चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। स्टिल कोई डाउट हो प्लीज रीच आउट टू अस। हैव अ नाइस डे। चक दे फट्टे। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।